लेकिन योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, ये जो जाति की राजनीति है, खासतौर से ओबीसी वोट बैंक को लेकर, कर्नाटका ने क्या कांग्रेस पार्टी को एक नई धार दे दी है? और उसको लग रहा है कि ओबीसी कार्ड खेलकर, चूंकि जातिगत जनगणना का नारा जब राहुल गांधी ने वहां पर बुलंद किया तो हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन क्या ओबीसी कार्ड जो बीजेपी को पिछले 2 बार से मिलता रहा है, बड़ा वोट बैंक, यहां पर 31% और 37%, क्या कांग्रेस उसमें कामयाब हो पाएगी 24 में? योगेंद्र जी। चित्रा त्रिपाठी जी, मैं 2-3 भ्रांतियां दूर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इस सारी बात ने मुझे कहीं एक पीड़ा सुनाई दी। देखिए, लोकतंत्र का कायदा ये होता है कि जैसे जैसे लोकतंत्र का विस्तार होता है, वैसे वैसे जो छोटा सा अभिजात्य वर्ग काबिज होता है सत्ता पे, उसका शिकंजा ढीला होता जाता है, और जैसे जैसे जो समाज की तस्वीर है वो मंत्रिमंडल में, सत्ता में आनी शुरू हो जाती है। तो जो आपने कहा कि पहली बार 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, ये देश के लिए कोई गौरव का विषय नहीं था। जिस देश में केवल 2-3% जिस आबादी हो, और अगर वो आधे देश के प्रधान मुख्यमंत्री थे, तो ये देश के लिए चिंता का विषय था। और आपने कहा कि 1/4 सांसद ब्राह्मण थे। कहीं मुझे इस सारी बात में पीड़ा सुनाई दी। निश्चित ही आपकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही होगी, लेकिन जिसकी भी पीड़ा रही हो उसे मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र का विस्तार, जैसे दक्षिण अफ्रीका में जब लोकतंत्र खुला तो अश्वेत वहां कम, वहां अश्वेतों की संख्या बढ़ी ना, कोशिश कर रही थी। अब सुन लीजिए ना, जी योगेंद्र जी, सुन तो लीजिए। बार बार जब ये कहा जाता है 1/4 ब्राह्मण थे, किस बात से कहा जा रहा है? मैं तो हैरान हूं, ऐसी बातें टीवी पे कही जाती हैं, इस पे तो हमें संकोच होना चाहिए। जैसे ये कहने में कि साउथ अफ्रीका में आज भी इतने व्हाइट लोग वहां सत्ता में हैं, आबादी से ज्यादा है, तो हमें शर्म आनी चाहिए इन चीजों पे। तो पहली बात, देश में बहुत स्वाभाविक चीज हो रही है। दूसरी भ्रांति ये है कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती और दूसरी पार्टियों ने अभी शुरू की है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शर्मा जी ने स्वयं इस भ्रांति का खंडन आपके चैनल पे कर दिया। उन्होंने आपको गिना दिया हमारे कितने मंत्री ओबीसी हैं। वैसे आपको याद है चित्रा त्रिपाठी जी कि पहली बार देश के इतिहास में देश की मंत्रिमंडल की सूची जारी की गई थी, साथ में जातियां लिखी गई थी, और वो पार्टी थी जिसने ऐसा किया, वो थी भारतीय जनता पार्टी। ये जो मानना है कि बाकी लोग जाति की राजनीति करते हैं, चित्रा त्रिपाठी जी, मैंने इसकी स्टैटिस्टिकल स्टडी की है, आपका एग्जिट पोल के आंकड़े मेरे पास हैं। तो मैं बताना चाहता हूं चित्रा त्रिपाठी जी आपको कि इस देश का सबसे स्थायी वोट बैंक क्या है, सबसे बड़ा और सबसे लॉयल, सबसे जबरदस्त वोट बैंक है हिंदू अपर कास्ट। और जिस पार्टी का वोट बैंक है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और ये बात आपके ही इंडिया टुडे के सटीक एग्जिट पोल में भी निकल के आई है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि कर्नाटका के इस परिणाम का जातियों से कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। और आपके एग्जिट पोल के आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। आपके एग्जिट पोल ने बताया है कि कर्नाटका के चुनाव में जातिगत समीकरण लगभग वही रहा जो कि पिछली बार था। कांग्रेस को सभी जाति समुदाय में पिछली बार की तुलना में 4, 5, 7% वोट ज्यादा मिले, सब जाति समुदाय में। तो किसी जाति विशेष के परिवर्तन करने से कोई बदलाव नहीं हुआ है। ओबीसी में कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में कितने ज्यादा वोट मिले? आपके सर्वेक्षण के हिसाब से 5%। पूरे कर्नाटका में कांग्रेस के वोट कितने बढ़े? 5%। ओबीसी से फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। एग्जैक्टली उतना ही वोट आया जितना बाकी में आया था। तो इस सारी बातचीत की जो बुनियाद है वो बुनियाद एक गलत तथ्य पे है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इंडिया टुडे के एग्जिट पोल को जरूर देखा कीजिए। आज तक और इंडिया टुडे वाला बहुत अच्छा एग्जिट पोल है, उसके आंकड़े को आप ध्यान से पढ़ा कीजिए। वो बताता है कि इस बार जो बदलाव हुआ है वो जाति के आधार पे हुआ ही नहीं है। तो ये सारी चर्चा व्यर्थ है। एक आखिरी बात और कह दूं, आपने जो जाति सेंसस वाली बात की, बिल्कुल आपने ठीक याद दिलाया। राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाया है, जाति सेंसस के सवाल को। आप ये भी याद रखिएगा, इस सवाल को, जाति सेंसस को मान्यता इस देश की संसद ने सर्वसम्मति से बीजेपी के वोट के सहित 2010 में दी थी। 2018 में माननीय राजनाथ सिंह जी, जबकि वो गृह मंत्री थे, उन्होंने सदन के पटल पे आश्वासन दिया था कि वो ओबीसी की गिनती करवाएंगे। इसके लिए संसद की समिति कह चुकी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा अपॉइंटेड नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन कह चुका है। राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं। अगर ये जाति की राजनीति है
तो आप जरा इधर उधर भी निगाह डाल के देखिए ना कौन कौन नहीं कर रहा। तो मेरा ठीक है योगेंद्र यादव जी, आपने बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी बातें कही। सर आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं, उसका पूरा सम्मान करते हुए, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में जाति की राजनीति होती रही है। अगर पहले विधानसभा या फिर लोकसभा चुनावों में आंकड़ा क्या था, सबसे ज्यादा प्रभाव वाले कौन लोग थे, उसको मैंने बता दिया तो मैंने कोई गुनाह नहीं कर दिया योगेंद्र यादव जी। और मैंने ये भी बताया कि मंडल कमीशन की सिफारिशें जब लागू हुई उसके बाद परिस्थितियां बदल गई हैं, तो इसको बार बार ये कहना कि चित्रा त्रिपाठी जी ऐसा था, ये ठीक नहीं लगता है योगेंद्र जी। मौजूदा वक्त में जाति की राजनीति कहाँ नहीं है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की ओर से बताया जाता है, कह रही है, मैं आपको चित्रा त्रिपाठी कह रहा हूं, योगेंद्र जी आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मुद्दे को कहीं और लेकर जा रहे हैं, आप इतने सीनियर हैं, आपसे इस तरह की उम्मीद मैंने कतई नहीं की थी। लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे और मुझे कहेंगे कि इंडिया टुडे का एग्जिट पोल आप पढ़कर आया करिए, तो आपकी जानकारी के लिए वो एग्जिट पोल मैंने ही दर्शकों तक पहुंचाया था लाइव शो में, तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस पर हम लोगों ने पूरा कार्यक्रम किया था योगेंद्र जी। तो किसी पर भी इस तरह की टिप्पणी, आप इतने वरिष्ठ हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं सर, ये ठीक नहीं लगता है। लेकिन अब चलिए इससे आगे बढ़ते हुए आपकी बातों पर कह रहा हूं, आप सुन लीजिए दोबारा। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के हिसाब से जातिगत वोटिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ये आपने दिखाया है। ये सही बात है कि 43% वोट प्रतिशत अगर कांग्रेस पाएगी तो उसको हर जाति वर्ग का वोट मिला है। लेकिन अगर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अपने ओबीसी वोट बैंक को वो इंटैक्ट रखना चाहती है। ऐसा ही अशोक गहलोत कहते हैं जब कि मुझे गांधी परिवार ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान का, मैं पिछड़ा हूं, पिछड़ों की आवाज को मजबूत की है। क्या उधर से आवाज नहीं आती है? क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल नहीं है? क्या राहुल गांधी ने पिछड़ों की बात नहीं की? एक बार सुन लेते हैं राहुल गांधी को, चूंकि आपने सवाल खड़े किए हैं तो बहुत जरूरी है कि दर्शकों तक ये बात पहुंचे। हिंदुस्तान की राजनीति में जो होता है, मीडिया आईना है, वही दिखाता है और हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से कर्नाटका में जो दांव चला गया था वो कामयाब हुआ है। राहुल गांधी का वो बयान सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है कि किसकी कितनी आबादी है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। दूसरी बात, एससी और एसटी का कोटा है, उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशन पे आपने 50% का कैप लगा रखा है, उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है।